बच्चों, आज आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं? तो बेटा, जो आयनन ऊर्जा होती है उसका मीन्स क्या होता है? आयोनाइज्ड होना। किसी भी एक एटम का, न्यूट्रल एटम का आयोनाइज होना। और आयोनाइज होने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है, या कह सकते हैं किसी भी एटम्स को आयोनाइज होने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा, आयोनाइज कैसे होता है? टू टर्म से होते हैं आयोनाइज होने के। ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है। यहाँ पर जो आयनन एनर्जी है, वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जितनी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है, इट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी डिफिनीशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the valence shell of an isolated या cations gaseous atoms is called ionization enthalpy या ionization energy. The minimum requirement of energy to remove electrons in the valence shell in an isolated gaseous atoms is called ionization energy या ionization enthalpies. हिंदी वाले बच्चों के लिए समझ लीजिए, किसी विलग गैसीय परमाणु के वाहक कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो बेटा, यहाँ पर आइसोलेटेड मीन्स क्या होता है? ऐसा एटम्स जो किसी से भी बॉन्डेड ना हो, किसी से भी बॉन्डेड ना हो, इट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड एटम्स। बेटा, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, किसी भी एक एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसे बेटा डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय I-E. I-E. इट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ये इसी बोलते बेटा आयनन ऊर्जा। आई रिपीट डिफिनेशन, the minimum amount of energy required to remove one electron in an isolated gaseous atoms, it is called ionization energy. किसी विलग गैसीय परमाणु के वाहक कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसे बेटा डिनोट किससे करते हैं? I-E से डिनोट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जैसे रिगार्डिंग डेफिनेशन, कोई एक एटम्स है ए, सपोज ए एटम लिया गया, ठीक है। ए एटम से वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, किसी भी एटम से वन इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो रिमूव होने पर चार्ज कौन बेटा लगता है? प्लस मींस कैटायन फॉर्म होता है। तो आइसोलेटेड गैसेस एटम से वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर जो एनर्जी, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होगी डेल्टा H इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I-E1। I-E1 इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जस्ट A प्लस है बेटा, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, देन द A प्लस एंड प्लस और प्लस वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज I-E2। It is called the second ionization enthalpy. Just same, A plus प्लस, फिर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहाँ से, इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा यहाँ से बेटा तो चार्ज 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके यहाँ से, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन
दैट इज IE3। क्लियर बेटा? कोई एक गैसेस एटम्स है, उससे 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया, IE1 से डिनोट करेंगे। उसी गैसेस एटम्स या कैटायन से एक इलेक्ट्रॉन फिर से रिमूव होगा, दैट इज कॉल्ड द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। जस्ट उसी से फिर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो IE3 होता है, इसे बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए जो बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसकी डेफिनेशंस क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, the requirement of energy to remove the first electron of the isolated या neutral gaseous atoms, it is called first ionization enthalpy। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा। सिमिलरली रिमूव द सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, it is called the second and third ionization enthalpy। अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उससे बोलेंगे प्रथम आयनन ऊर्जा। इसी तरह से अगर सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसे बोलते हैं बेटा हम सेकेंड या थर्ड, द्वितीय या तृतीय आयनन ऊर्जा को। डेफिनेशन बेटा क्लियर हुई? किसी विलग गैसीय परमाणु के वाहक कोश से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है तो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी को बोलेंगे प्रथम आयनन विभव या प्रथम आयनन ऊर्जा। इसी तरह से दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा उससे रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी को बोलेंगे द्वितीय तृतीय आयनन ऊर्जा। ठीक है? The minimum requirement of energy to remove 1 electron in the isolated gaseous atoms is called the ionization enthalpy. Remove the first electron in the isolated gaseous atoms, it is called first ionization enthalpy. Similarly, second and third electron removed in the isolated gaseous atoms, it is called the second and third ionization enthalpy. ये डेफिनेशन होती है। और इस तरह से अब देखिए एक बात, यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए IE1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए IE2 एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए IE3। यहाँ पर जो लास्ट मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन किस में होगी? IE3, IE2, IE1, इन तीनों में से किसमें मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होगी? बेटा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन उसको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी। तो IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1। ये बेटा फॉर्मूला तैयार होगा। ऐसा क्यों होगा? बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसकी जो डिस्टेंस होती है तो कंपैरिजन द फर्स्ट एंड सेकंड लेस हो जाता है। डिस्टेंस कम हो जाएगी तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हायर होगा, मींस अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन द रिमूव ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज द ग्रेटर। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब बेटा इसमें से बात आती है लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट जाने पर मूव ऑन द लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड टेबल्स एंड गो टू टॉप टू बॉटम ऑन द पीरियड टेबल्स। क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी पर, आयनन विभव पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको समझते हैं। बेटा टॉप टू बॉटम, अगर मान लीजिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की पीरियोडिसिटी के रिगार्डिंग बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मीन्स क्या होता है बेटा ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बेटा होता है आपका पीरियड, इसको बोलते हैं लेफ्ट और टू राइट। ये होता है बेटा टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए टॉप टू बॉटम अगर चलते हैं, टॉप टू बॉटम अगर आते हैं तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है विल बी डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी गो टू टॉप टू बॉटम, आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीजेस। व्हाई? क्यों ऐसा होता है? देखो ना साइज की बात करें यहाँ पर, अगर साइज तो टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज होता है बेटा,
इंक्रीजेस, तो साइज इंक्रीज हो रहा हो बेटा, तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज मींस न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बेटा क्या होगा यहाँ पर डिक्रीज, डिक्रीज होगा। देन इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन पावर होता है, अट्रैक्शन फोर्स बेटा, अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स जब इफेक्टिव चार्ज उसका डिक्रीज होगा तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो लेस होगा, अट्रैक्शन फोर्स लेस, देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीजेस। समझने की बात होता है, साइज एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, देन साइज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, देन साइज इंक्रीज, अट्रैक्शन फोर्स इसके गाड़ी होता है, अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियर का इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट जो अट्रैक्शन फोर्स है डिक्रीज होगा, मींस लेस, देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस मींस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी बहुत ही कम होगी। इस तरह से टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द डिक्रीजेस एंड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट की बात करें तो साइज लेफ्ट टू राइट में साइज का क्या होता है डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स do not increases but electron increases and nuclear effective charges increases, nuclear effective charge increases, attraction force यहां पर कैसा होता है ना, लार्ज या हाई होगा, attraction force high because nuclear effective charge increase, चार्ज न्यूक्लियस के इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के मिड में, तो वहां पर जो बॉन्डिंग पावर होगी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के प्रति तो ज्यादा होगी, हाइयर होगी। जब हाइयर होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी ज्यादा है, देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। तो ये बेटा हुआ आपका टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिसिटी पीरियड टेबल्स में कहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही हो तो कहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही हो। क्लियर बच्चों, ये क्लियर हुआ। आगे पढ़ते हैं इसमें से फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए बेटा फैक्टर इफेक्टिंग में कौन कौन से फैक्टर से इफेक्ट करते हैं। बेटा फर्स्ट जो फैक्टर होता है वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या इफेक्ट डालता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर। तो देखिए बेटा जैसे हमने अभी बताया आपको, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा होगा तो न्यूक्लियस के प्लस बॉन्डिंग पावर, न्यूक्लियस की जो अगेंस्ट बॉन्डिंग पावर भी स्ट्रांग होगी, और जब स्ट्रांग होगी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन के रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो हम कह सकते हैं इंक्रीजेस ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द इंक्रीजेस। तो इसको हम प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द इंक्रीजेस। व्हाई? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, देन अट्रैक्शन पावर इंक्रीज, देन द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीजेस, then remove the electron is the high energy requirement, then the आयोनाइजेशन एंथैल्पी increases। तो जब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। क्लियर? सेकेंड टर्म बेटा साइज, आयनिक जो साइज होता है, एटॉमिक साइज बेटा होता है, एटॉमिक
साइज, अगर बेटा साइज की बात करते हैं तो साइज जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा होगा तो एटॉमिक जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या डिक्रीज हो रही होगी, बिकॉज साइज इंक्रीजेस देन इफेक्टिव चार्ज डिक्रीजेस, अट्रैक्शन पावर डिक्रीजेस, देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द डिक्रीजेस। साइज इंक्रीज होगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे साइज इंक्रीज होगा देन डिक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ये प्रोसेस होगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट बेटा, इनकम्प्लीट एंड हाफ फील्ड सबसेल, कंप्लीट एंड हाफ फील्ड सबसेल। अब देखिए कंप्लीट और हाफ फील्ड सबसेल में से कैसे इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। बेटा देखिए कोई भी कंप्लीट या स्टेबल, कंप्लीट या हाफ फील्ड होगी देन द स्टेबल होगा सेल, सबसेल स्टेबल होगी और स्टेबल सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी हायर ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। देन द कंपैरिजन ऑफ द इनकम्प्लीट सेल, अपूर्ण सेल होती है उसकी कंपैरिजन में जो कंप्लीट या हाफ फील्ड सेल होती है उससे रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी ज्यादा होती है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर इंक्रीज होगी। तो बेटा ये हम कह सकते हैं कंप्लीट एंड हाफ फील्ड सबसेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कंप्लीट और हाफ फील्ड सबसेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर बेटा? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पॉइंट बेटा आता है जो सबसेल होते हैं आपके, सबसेल होते हैं, एस होता है, एस सबसेल होता है। देखिए बेटा एक मिनट या बेटा फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो सबसेल होते हैं एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल एंड एफ सबसेल। सबसेल एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, पी सबसेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, डी सबसेल एंड एफ सबसेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो किस सबसेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हायर एनर्जी चाहिए? बेटा यहाँ पर होता है एस सबसेल ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन एफ। यहाँ पर एस सबसेल से रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी हायर देन द पी देन द डी देन द एफ। तो एस में से जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको रिमूव करने के लिए हायर एनर्जी चाहिए बिकॉज डिस्टेंस ऑफ द सबसेल ऑफ एस इज द लेसर देन द पी डी एंड एफ। जो डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से इस सबसेल की या इस सबसेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की उसकी डिस्टेंस सबसे लोवेस्ट होगी देन द पी डी एंड एफ। इसलिए एस सबसेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर बच्चों? ये टॉपिक था आज आपका आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? इनर्ट गैसेस रेडियाई, इनर्ट गैसेस रेडियाई। बड़ा इनर्ट गैस रेडियाई, रेडियाई की सबसे पहले बात करें हम रेडियाई। रेडियाई का तो व्हाट इज द रेडियस? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल इन विच प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम्स के केंद्र से उसकी बाहरी कक्षा के बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं। एटम्स की बात करते हैं एटॉमिक रेडियस, अगर आयंस की बात करते हैं तो आयनिक रेडियस होता है बेटा। क्लियर है? और जहां पर वैलेंस से वो से लेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब देखिए एटॉमिक रेडियस के अंतर्गत हमने कई रेडियाई पढ़ रखी है। एक तो हमने पढ़ रखी है एटॉमिक रेडियस पढ़ा हमने, देन वंडर वाल्स रेडियस, वंडर वाल्स रेडियस पढ़ा बेटा हमने अभी इसके पहले वीडियो में। कोवेलेंट रेडियस पढ़ा हमने, कोवेलेंट रेडियस पढ़ा बेटा हमने, और हमने बेटा पढ़ा हुआ क्रिस्टल रेडियस पढ़ा हुआ है, क्रिस्टल रेडियस पढ़ा बेटा,
हमने पढ़ाया आपको आयनिक रेडियस पढ़ाया बेटा, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। बेटा इस तरह की रेडियस, डिफरेंट टाइप की रेडियस हम यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना जो टॉपिक आपका इनर्ट गैस रेडियस बेटा होता है। तो इनर्ट गैस रेडियस में क्या होता है, इनर्ट गैसेस, व्हाट इज द इनर्ट गैसेस की बात करें बेटा, जितने भी इनर्ट गैसेस होती हैं तो वो क्या होते हैं, वो किसी भी केमिकल बॉन्ड में फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं होती है। तो यहाँ पर हम एक बात बोल सकते हैं, all atoms the participate in the chemical bond formation, but noble gases या inert gases do not participate in the chemical bond formation because do not present the valence electrons, क्योंकि बेटा इसमें से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। मीन्स कह सकते हैं इसकी जो वैलेंस शेल होती है फुलफिल्ड होती है। जब वैलेंस शेल बेटा फुलफिल्ड होगी तो किसी भी एटम से बॉन्ड में पार्टिसिपेट एलिमेंट्स किसी भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते, केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। क्लियर बेटा। अब देखो जिसकी एटॉमिक रेडियस होता है, तो बेटा एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम कुछ डिफरेंस होता है बेटा। यहाँ पर अगर टॉप टू बॉटम की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो बेटा टॉप टू बॉटम बेटा टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड द नंबर सेल एज वेल एज द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, सो एटॉमिक रेडियस इज द इंक्रीजेस। बट लेफ्ट टू राइट, मूविंग द लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेस बिकॉज जैसे देखिए बेटा सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहाँ तक जैसे हम आते हैं बेटा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। और जैसे इनर्ट गैस के पास आते हैं बेटा, इनर्ट गैस के पास आते हैं तो सडनली क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। सडनली एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। अब यहाँ से हम यहाँ तक आ रहे हैं बेटा, सिलिकॉन से अगर यहाँ पर क्लोरीन तक आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं बट नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। देन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो जैसे इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन पावर इंक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज होगी बेटा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात आती है जो इनर्ट गैसेस की रेडियस इंक्रीज क्यों होती है, सडनली इंक्रीज क्यों हो जाती है, उसकी बात करें बेटा। यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि किस तरह से एटॉमिक जो इनर्ट गैस की रेडियस है वो सडनली इंक्रीज हो रही है। देखिए बेटा जो इनर्ट गैसेस होती है वहां पर कोई भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए वो किसी भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं होता। तो हम यहाँ बात बताएंगे आपको, इनर्ट गैसेस यूजुअली डू नॉट फॉर्म एनी कोवैलेंट बॉन्ड। जो इनर्ट गैसेस होती हैं कोई भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करती। हेंस इंक्रीजेस Hence, in a crystal of noble gases, there are no chemical forces. जब बेटा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, तो वहां पर कोई भी केमिकल फोर्स नहीं होता है एटम्स के बीच में। And since the van der Waals radii are larger than the covalent radii, बेटा देखिए जो कोवैलेंट van der Waals radii होती है इसको van der Waals radii, van der Waals radii is greater than the covalent radii। जो van der Waals radii होती है कोवैलेंट radii से ग्रेटर होती है। यहाँ पर बेटा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा। यहाँ पर क्या होता है, केमिकल फोर्सेस होते हैं, केमिकल फोर्सेस बेटा होते हैं, ठीक है। तो केमिकल फोर्सेस और van der Waals फोर्सेस में से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से जो van der Waals रेडियस होती है बेटा सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, van der Waals रेडियस इज ग्रेटर देन, van der Waals रेडियस इज ग्रेटर देन, सबसे ज्यादा van der Waals रेडियस होगी, देन द मेटेलिक रेडियस, देन द देखिए van der Waals रेडियस, मेटेलिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस और किसके कंपैरिजन होता है, कोवैलेंट रेडियस एंड द कैटायनिक रेडियस।
अब देखिए बेटा, इनमें से बात की जाए सबसे ज्यादा कौन सी होती है, वंडर वाल्स रेडियस होती है, जिसमें से अट्रैक्शन फोर्स होता है, और जितनी जैसे मेटेलिक रेडियस है और एटॉमिक रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस है, कैटायन रेडियस है, ये इनकी जो साइज होता है सबसे लोवेस्ट होता है, कम होता है धीरे धीरे जाकर के। यहाँ पर वंडर वाल्स रेडियस की बात करें तो वंडर वाल्स रेडियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जो नोबल गैसेस होते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करते तो वहां पर केमिकल प्रोसेस होता नहीं है। तो जो वंडर वाल्स फोर्सेस के कारण क्या होता है बेटा, जो इनर्ट गैसेस होती है उनकी रेडियाई हायर होती है देन द अदर एलिमेंट, ये बेटा रीजन इसका होता है। और यहीं पर बात करें अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाई डू नोबल गैसेस हैव हायर एटॉमिक साइज देन द हैलोजन, हैलोजन के अपेक्षा जो इनर्ट गैसेस होती है उनका साइज हायर होता क्यों, उसका रीजन यही होता है बेटा कि कोई भी इनर्ट गैसेस होती है केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करती, तो वहां पर केमिकल फोर्सेस है, डू नॉट हैव द एनी केमिकल प्रोसेस, बट वंडर वाल फोर्सेस होता है एटम्स टू एटम्स के बीच में वंडर वाल फोर्सेस होता है। तो वंडर वाल फोर्सेस में क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वंडर वाल फोर्स में से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण वंडर वाल रेडियाई हायर होती है, सबसे ज्यादा होती है, लार्जेस्ट साइज होता है वंडर वाल रेडियाई का, इसलिए इसके जो साइज होता है सबसे हायर होता है। क्लियर बेटा, ये थी आपकी इनर्ट गैस रेडियाई।